हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। जो 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या थी उसको डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड a national manufacturing policy on 4th November 2011 with the objective of enhancing the share of manufacturing sector in GDP to 25% within a decade and creating 100 million एडिशनल जॉब्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर 2011 को एक मकसद के हिसाब से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 लेके आए थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, उनका जीडीपी में शेयर 25% करना है और 100 मिलियन जो जॉब्स हैं वो जनरेट करनी है। समझ के बात। हालांकि 2014 में जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई थी, तो इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, मगर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि पास्ट में जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वो क्या थी और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। द न्यू पॉलिसी एम्स to solve the problem of inadequate infrastructure, complex regulatory environment, technological backwardness and inadequate availability of skilled manpower। तो ये जो पॉलिसी थी ये एम करती थी कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए, जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जहाँ पे है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सरकार हेल्प करे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में। ठीक है। और जहाँ पे स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर को मुहैया करवाएं। Recognizing that the manufacturing sector has a multiplier effect on economic development, the government has introduced this policy। सरकार को ये पता था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर उसको इनकरेज करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, पॉवर्टी भी कम होगी, इनइक्वालिटीज भी कम होंगी, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, इनकम भी जनरेट होगी। ठीक है। तो इसलिए सरकार ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इन द रिसेंट ईयर्स इंडियन इकोनॉमी हैज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ये तो सबको पता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि डिमांड जो है वो एवर राइजिंग डिमांड है। क्यों? अब ये नहीं मैं कह रहा कि डिमांड गिर नहीं सकती, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अर्लियर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। तो शुरुआत से देखें 1951 से जैसे जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती जा रही है वैसे वैसे जो पुरानी पॉलिसीज हैं उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस प्रोवाइड किया इंडिया को। But in spite of all these efforts, the contribution of manufacturing sector in India is much below its potential। बट इतनी ज़्यादा पॉलिसीज बनी पिछले टाइम में 1951 से लेकर लगातार, फिर भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस तरीके से नहीं बन पाई कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको फुली एक्सप्लॉइट किया जा सके या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने फुल जो थ्रॉटल पे काम कर सके। ठीक है। द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडियाज जीडीपी हैज स्टैग्नेटेड एट 15 to 16%, while the share of this sector in other economies of Asia is much higher at 25% to 36%। तो बेसिकली इंडिया में जो इसका शेयर है वो 15 टू 16% ही रहा है जीडीपी में, बट अगर बाकी एशियन कंट्रीज में देखा जाए तो ये 25 टू 36% के बीच में रहा है, जो कि ज़्यादा है। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन इंडिया हैज़ लार्जली बीन एनेबल्ड बाय द डायनेमिक ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। तो बेसिकली सर्विस सेक्टर की वजह से ही इंडियन इकोनॉमी काफ़ी आगे निकल पाई है। सर्विस सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में। It indicates that special attention is needed to increase competitiveness of इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को एनकरेज करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये दिखाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। फास्ट ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर विल हेल्प टू अचीव द फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अगर इस सेक्टर को अच्छे से ग्रो करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। अब फीचर्स क्या हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 के? फर्स्ट, प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, जहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, gems and jewelry, leather and footwear and food processing industries will be encouraged। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाएगा जहाँ पे जॉब्स क्रिएशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट विल हेल्प टू क्रिएट एडिशनल जॉब्स इन द इकोनॉमी एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी उतना ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि विद इन द कंट्री ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़े, बजाय इसके कि हम बाहर के पैसे पे डिपेंड करें। ठीक है। तो प्रमोटिंग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया जाए। ठीक है। जो मशीनें बनाती हैं कंपनियां। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इज द मदर ऑफ इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
तो बेसिकली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एक माँ मानी जाती है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये जो कैपिटल गुड्स मशीनें बनाएंगी तभी तो बाकी कंपनियां चल पाएंगी। दिस इंडस्ट्री हैज़ नॉट ग्रोन एट अ डिजायर्ड पेस इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इस इंडस्ट्री ने उतना ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं किया जितना बाकी इंडस्ट्रीज ने किया है। बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विल कॉम्प्लीमेंट देयर एफर्ट्स टू अचीव फास्टर ग्रोथ इन दिस सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ के दोनों को कॉम्प्लीमेंटरीली ये काम करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दोनों को बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली फैक्ट्रीज खोलनी पड़ेंगी, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। Special focus will be given to machine tools, heavy electric equipments, mining equipments, earth moving equipments, heavy transport, heavy technology, टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली वो कंपनी को इनकरेज करना चाहिए जो कि बड़ी बड़ी मशीनें बनाती हैं, ताकि उन बड़ी मशीनों को इस्तेमाल करके हम अच्छे से काम कर सकें। जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही अच्छा और फैक्ट्रीज डेवलप होंगी, ठीक है ना। द ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और ये भी आप सबको पता है कि जितनी ज़्यादा हम मशीनों की फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मशीनें बनेंगी उतनी ज़्यादा उन मशीनों को यूज़ करने की भी तो फैक्ट्रीज खुलेंगी, जिससे जॉब्स क्रिएशन होगी, समझिए बात, और इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज विद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। वो इंडस्ट्रीज जो नेशनल सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक हैं हमारे लिए, उनको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। Certain industries have strategic significance for achieving sustainable development and national security। तो कुछ इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मैंने ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन इंडस्ट्रीज को भी इंकरेज करना बहुत ज़रूरी है। दीज इंक्लूड एरोस्पेस, शिपिंग, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एटसेट्रा। तो ये सारी कंपनीज खोलनी ज़रूरी है ताकि हम स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हासिल कर सकें अमंग आर Asian nations. Special projects will be started in each of these sectors so as to promote growth of strategic industries in India। तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने चाहिए, सरकार को एनकरेज करना चाहिए सब्सिडी वगैरह देके, ताकि वो इंडस्ट्रीज खुलें जिनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज वेयर इंडिया एंजॉयज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो जिसमें इंडिया को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ठीक है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग बेस, हैज डेवलप्ड इंडिजिनस एक्सपर्टीज एंड इंडिजिनस का मतलब होता है डोमेस्टिक एक्सपर्टीज है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स है, ठीक है। इंडिया एंजॉयज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेनली इन ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एटसेट्रा। तो इन सारी इंडस्ट्रीज में सरकार को काफ़ी एडवांटेज है, सरकार को ये काम जो है इन टाइप की इंडस्ट्रीज के एनकरेज करने चाहिए। स्पेशल एफर्ट्स will be made to retain global leadership in these industries। इन इंडस्ट्रीज में ग्लोबल लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए सरकार स्पेशल पैकेजेस लाए, कंपनीज की हेल्प करे, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कराए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको एमएसएमईज कहा जाता है। MSMEs contribute 45% of the manufacturing output, 48.1% manufacturing exports, and it employs about 11 मिलियन पीपल इन द कंट्री। तो इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोटल MSME 45% माल बनाते हैं और 48.1% मैन्युफैक्चर करते हैं जो एक्सपोर्ट होता है, और 11 बोल गया, 111 है, सॉरी, 111 मिलियन पीपल को जॉब देते हैं, ठीक है। तो जब इस सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है तो सरकार को इसको और अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे से फाइनेंशियल हेल्प और सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए। दीज एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स टू हाई टेक प्रोडक्ट्स। ट्रेडिशनल कपड़े कुपड़े भी बना देते हैं, ठीक है, और हाई टेक छोटी मोटी मशीनें भी बना देते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दैट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्पेशल एफर्ट्स have been made for their growth, like adoption of information technology। उनको लेटेस्ट आईटी की फैसिलिटी दी जाए, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया जाए, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स में उनको एक्सेस दिया जाए ताकि वो अपना शेयर मार्केट में शेयर्स वगैरह लॉन्च करके पैसे उठा सके। बाय सेटिंग स्पेशल टर्मिनल्स इन स्टॉक एक्सचेंज फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इजी एक्सेस टू बैंक फाइनेंस, पैसे की फैसिलिटीज आसानी से हो उनको और बैंकिंग फैसिलिटीज उनको अवेलेबल कराई जाए। स्ट्रेंथनिंग द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, सरकार ऐसी कॉर्पोरेशंस को इनकरेज करे जो इनकी हेल्प वगैरह करती हैं। प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन एंड मार्केटिंग सपोर्ट सर्विसेज सरकार इनको प्रोवाइड करे, जिससे ये जो MSMEs हैं इनको एनकरेजमेंट मिले
बजाय इसके कि इनको डिस्करेज किया जाए, इनको एनकरेज किया जाए, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड है और इससे एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकारी कंपनियों को भी इनकरेज करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब पीएसई शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जगह पीएसयू भी हो सकता था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पीएसईज कंटिन्यू टू प्ले मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आपको पता है सरकारी कंपनी का तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है देश की तरक्की के लिए। स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक पीएसईज मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मोर कॉम्पिटिटिव बाय इंश्योरिंग देम फंक्शनिंग एटोनमी। उनको थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए, उनमें पॉलिटिकल दखल अंदाजी काफी कम होनी चाहिए। दैट इज ग्रांटिंग देम मोर फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो इसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो कम होने चाहिए, ताकि वो अपने एफिशिएंसी से डिसीजन ले सकें और प्रॉफिटेबल बन सकें। नेक्स्ट आ जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस। रूल्स रेगुलेशन सिंपल कर दो ताकि बिजनेस चलाना आसान हो जाए। On an average, a manufacturing unit in India is supposed to comply with nearly 70 laws and regulations. तकरीबन 70 लॉज हैं जिनसे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है दिमाग में रख के चलने पड़ते हैं, उनको कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, दीज यूनिट्स हैव टू फाइल समटाइम्स 100 रिटर्न्स इन अ ईयर। तो कई कई बार ऐसा भी देखा गया है कि साल में 100 रिटर्न्स भरने पड़ते हैं। एक बार रिटर्न भरते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है, कोई पंगा पड़ जाता है, कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंप्लायंस बर्डन डिस्करेजेस इनिशिएटिव टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। तो इस टाइप के जो हर्डल्स हैं उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है, नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलने में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट होते हैं। सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन। तो ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि ये जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो काफ़ी आसान हो जाए। सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम हैज़ बीन प्रमोटेड। तो इस स्कीम को प्रमोट करना भी चाहिए और आगे भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट तो ये अल्टीमेटली यही है। सरकार को और भी कई टाइप की स्कीम्स लानी चाहिए जिससे नई नई कंपनीज खोलनी आसान हो जाए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैज बीन एनकरेज। टाइम लिमिट्स हैज बीन स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर क्लियरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स के इतने टाइम के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो ही जाएंगे। मल्टीपल returns with different departments have been replaced with single simplified return wherever possible। तो बजाय इसके कि 10 डिपार्टमेंट्स को बीच में इंडल्ज करा के अलग अलग जगह पे कंपनियों को अपने जो है रिटर्न्स या फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़े, एक ही सिंगल विंडो होनी चाहिए, वहां जाए और विद इन द टाइम लिमिट काम खत्म करे। इससे कि कंपनीज को एनकरेजमेंट मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, जिसको NIMZs भी कहा जाता है, फॉर डेवलपिंग बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन द वर्ल्ड। मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, जिसको नाम दिया गया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स NIMZs, इनको जो है एनकरेज करना चाहिए। विल बी डेवलप्ड। ठीक है, इनको डेवलप किया जाएगा। सरकार टाइम टू टाइम डेवलप भी करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाती है, एक्सपोर्ट जोन्स भी बनाती है। ईच जोन विल हैव एन एरिया ऑफ एटलीस्ट 5000 हेक्टेयर। तकरीबन 5000 हेक्टेयर का एरिया दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेम्स। स्टेट गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप ऐसा इलाके डेवलप करो जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग जोन खुल सके। द स्टेट गवर्नमेंट कैन रिटेन द ओनरशिप ऑफ नेम्स विद itself और एंटर इनटू पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार प्राइवेट सेक्टर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप में भी काम कर सकती है, या फिर ये जो जोन है इसकी ओनरशिप खुद के पास भी रख के लीज पे भी दे सकती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लैंड एक्विजिशन फॉर डेवलपिंग निम्स विल बी ऑन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है कि उसने इस टाइप के इलाके मैन्युफैक्चरिंग जोन्स खोलने, तो किस तरीके से लैंड एक्वायर करना है वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब कौन सी सरकार? स्टेट गवर्नमेंट। बेस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइडेड इन दीज जोन्स। इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, रोड्स वगैरह। ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस सेटिंग अप ऑफ 17 सच जोन्स इन ईयर 2014-15। आउट ऑफ दीज 8 निम्स विल बी सेट अप अलोंग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये जो है दिल्ली और इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बन रहा है, जो रोड्स बन रही हैं, जो एक हाईवेज बन रहे हैं, इनके आसपास इनको सेटल किया जाएगा। ठीक है, तो अब किया जाएगा ये एक अलग बात है और कर दिया वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये सरकारी डिसीजन होते हैं, सरकारों के चेंज होने से चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एट प्रेजेंट ओनली 10% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स गेट्स एनी वोकेशनल ट्रेनिंग। 10% जो वर्क फोर्स है उसको भी तकरीबन कोई स्किल या वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है, ना के बराबर है वोकेशनल ट्रेनिंग। सो देयर इज अ ह्यूज स्किल गैप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी अलग है, काम जो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं
और जो हमें इंडस्ट्रीज़ में काम करना है उसमें थोड़ा गैप है। तो इसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ एन एक्यूट नीड टू सेट अप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब आईटीआईज़ ज़्यादा से ज़्यादा खोलने चाहिए। पॉलिटेक्निक्स के जो कॉलेज हैं वो खोलने चाहिए। वर्कर्स ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ सेट अप नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू फुलफिल दिस गैप। सरकार ने एक जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है, जो ये गैप को फिल करेगी, थ्योरी और जो एक्चुअल में काम करना है उसके गैप को फिल करेगी। इंडस्ट्री विल बी एनकरेज्ड to collaborate with higher educational institutions so as to provide technical education to the students। तो जो इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इनकरेज किया जाएगा ताकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। इन ईच निम्स जो भी जो मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं, इट विल बी मैंडेटरी टू सेट अप आईटीआई टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सो दैट trained workforce can be made easily available in these manufacturing zones। तो हर एक जो निम्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जोन्स हैं, उसमें आईटीआई खोला जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है कि खोला जाएगा ताकि वहीं से लोग ट्रेन होके वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है वहाँ पे जॉब्स कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो सरकार को टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है। स्पेशल एफर्ट्स विल बी मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। जो लोकल टेक्नोलॉजी है उसको एनकरेज करने के लिए, उसको एनकरेज के साथ साथ टाइम टू टाइम डेवलप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए भी सरकार स्टेप्स ले। whenever modern technology is not domestically available, फॉरेन टेक्नोलॉजी विल बी इम्पोर्टेड। तो सरकार देखेगी कि जब हमें लोकल टेक्नोलॉजी या तो इनकॉम्पिटेंट है या अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर हम जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसको इम्पोर्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड विल बी सेटअप by the government for acquisition and development of appropriate technology। एक टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जिसमें सरकार टाइम टू टाइम बाहर से जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है उसके ऊपर काम करती रहेगी। मतलब ये फंड बनाया जाएगा ताकि इससे पैसे निकाले जा सके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको एक्वायर करने में। इट विल हेल्प टू एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो जो इंडियन यूनिट्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस एनकरेज होगी और उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये था आपका पूरा का पूरा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा मेक इन इंडिया, और इस चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।